हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने बात करने जा रहे हैं पीएच के बारे में। ठीक है, भी कौन कौन से फैक्टर पीएच को इफेक्ट करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो इसकी अपना जो जैसे सॉइल प्रॉपर्टीज़ होगी, माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी, इन पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर है वो कम्प्लीटली पीएच पे रहने वाला है। पिछला जो लेक्चर था उसमें अपने कोलॉइड्स के बारे में बात की थी। ठीक है, आई होप कि वो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि आपने वो क्लास नहीं ली है। तो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं पीएच। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा पीएच। अब पीएच क्या होता है? पीएच होता है जो यहाँ पे हाइड्रोजन अपने को दिखाई दे रहा है, इसकी एक्टिविटी है, उसी को बोलते हैं पीएच। ठीक है, इसकी मेन पूरी डेफिनेशन भी लिखाऊंगा, लेकिन अपने सीधी सी आम भाषा के अंदर समझे तो क्या होता है पीएच? हाइड्रोजन आयन की जो एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं अपने पीएच। ठीक है, वैसे यदि इसकी कंप्लीट डेफिनेशन देखें तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या होती है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन एक्टिविटी। हिंदी मीडियम वालों को भी अलग से बताऊंगा हिंदी में। ठीक है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड पीएच। ठीक है, पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम किसका? जो हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी है उसका नेगेटिव लॉगरिथम क्या कहलाता है बेटा? पीएच कहलाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणांक को क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं। हिंदी में क्या बनेगी डेफिनेशन? हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणांक को क्या बोलेंगे? पीएच बोलेंगे। ठीक है, अब इसको किस टाइप से लिखते हैं? माइनस log 10 H प्लस आयन। एक फॉर्मूला तो बेटा ये बनता है इसका। सेकंड, इसको कई बार ऐसे भी लिख लिया जाता है पीएच माइनस log H प्लस आयन। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये दो फॉर्मूले जो हैं प्लस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से नोट कीजिए कि कई बार एग्जाम के अंदर पूछ रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मूला ऑफ पीएच। तो आपको इन दोनों में से भी कोई एक दिखाई दे तो आप उसमें क्या बता सकते हो कि ये एक पीएच का फॉर्मूला है। ठीक है, कई बार डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, इंटरव्यू वगैरह के अंदर भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि पीएच की डेफिनेशन क्या होती है। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन एक्टिविटी दैट इज कॉल्ड पीएच। ठीक है, पीएच जो स्केल है उस पर कितने होते हैं? 0 to 14 तक जो है नंबर लिखे होते हैं, जिसके द्वारा अपने एसिडिटी, ठीक है, एल्कलाइन सेलाइन सॉइल के बारे में अपने पता लगाते हैं। न्यूट्रल सॉइल है, चाहे कोई भी चीज़ है, उसकी पीएच की वैल्यू अपने को इससे पीएच स्केल के द्वारा अपने को पता लगती है। इस पे 0 to 14 जो है नंबर लिखे होते हैं। इसके बाद में बात आती है कि पीएच जो शब्द है वो किसने दिया था? तो पीएच शब्द किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। ठीक है, एसपीएल सोरेनसन ने दिया था। कौन सा? पीएच शब्द। ठीक है ना, तो एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है कि पीएच शब्द जो है वो किसने दिया था? तो एसपीएल सोरेनसन ने जो है कौन सा शब्द दिया था? पीएच शब्द दिया था। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं, एक तो पीएच की स्केल के बारे में होगी, और ये भी तो आपको पता है कि पीएच किससे मेजर करते हैं? पीएच मीटर के द्वारा भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक तो इसकी डेफिनेशन, और क्या याद रखना है कि इसको डिस्कवर किसने किया था? तो एसपीएल सोरेनसन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। नेक्स्ट अपने बात करने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पीएच। छोटा सा लेक्चर है आज का। ठीक है, इसके अंदर अपनों ने 3 ही पॉइंट पे बात करनी है, डेफिनेशन पे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पीएच और एक इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पीएच मतलब जो पीएच है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं।
तो मैं आपको पहले दिन से ये बात बोलता आ रहा हूँ कि जो लेक्चर मैं करवा रहा हूँ उसको आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए, ताकि अपने कोई भी आगे टॉपिक करेंगे तो उससे जो चीज़ रिलेट होगी तो अपने को आसानी से समझ आ सकती है, ठीक है ना। अब जो भी मैं यहाँ पे फैक्टर लिखाऊंगा वो अपनों ने जो प्रॉब्लमेटिक सोल है उसके अंदर अच्छे तरीके से कर रखे हैं, ठीक है ना, उसके अंदर अच्छे तरीके से अपनों ने पढ़ रखा है, तो आपको ये चीज़ भी आसानी से समझ आ जाएगी। जैसे फर्स्ट मैं लिखूँ आपको, फर्स्ट अपने मान लो इसके अंदर लिखते हैं क्लाइमेट के बारे में, ठीक है बेटा। अब क्लाइमेट की बात आती है तो क्लाइमेट जैसे मान लो एक हो गया ह्यूमिड, एक हो गया एरिड एंड सेमी एरिड, ये कैसे इफेक्ट करेगा। अब देखो ह्यूमिड के अंदर क्या होगी, रेनफॉल ज़्यादा होगी। जब बेटा रेनफॉल ज़्यादा होएगी तो साल्ट्स या अपने जो भी सोडियम कैल्शियम है उनकी क्या हो जाएगी, लीचिंग हो जाएगी। तो लीचिंग होने से वहाँ पे क्या है, एसिडिक सोइल की फॉर्मेशन होगी, मतलब पीएच क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहाँ पर पीएच वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। एरिड और सेमी एरिड में रेनफॉल न होने के कारण क्या है, वहाँ पे साल्ट वगैरह जो है उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है अपर होरिजोन पे, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या पीएच वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी साल्ट है, साल्ट कौन कौन से हो गए, जैसे सोडियम हो गया, ठीक है ना, मैग्नीशियम, और अपना क्या आ जाएगा इसके अंदर, कैल्शियम आ गया, ठीक है। तो इनसे पीएच बेटा क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। 7 से ऊपर के पीएच पे ये जो है अवेलेबल होते हैं, तो ये याद रखना है आपको। इससे क्या हो रही है, पीएच वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया होगा क्लाइमेट का। सेकंड पॉइंट अपने लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मैटर, जब ऑर्गेनिक मैटर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था तो अब ये अच्छे तरीके से बताया था कि ऑर्गेनिक मैटर है इसका डीकम्पोजिशन हुआ, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर के डीकम्पोजिशन होने से क्या बनेंगे बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स बनेंगे, और ऑर्गेनिक एसिड की बात आ गई, मतलब वहाँ पे पीएच क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक मैटर का यूज करने से पीएच वैल्यू जो है वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो आपको ये याद रख के चलने हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और थ्योरी एग्जाम के अंदर आपसे सीधा 4 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पीएच, यानी पीएच को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताइए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर होएगा तो इसका डीकम्पोजिशन से क्या बनेगा बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स बनेंगे, और ऑर्गेनिक एसिड की बात आ गई, मतलब एसिड से पीएच क्या है, घटती है, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ तो आपको पता होगी। 1, 4 और 5 है, आपके पास 3 ऑप्शन है, तो सबसे ज़्यादा जो एसिड कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, 1 वाले पीएच पे होंगे, उससे कम किस पे होंगे, 4 पे, और उससे कम किस पे होंगे, 5 पे, ठीक है ना। तो मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स की मात्रा बढ़ेगी तो पीएच क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो याद रखना है कि ऑर्गेनिक मैटर से पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके बाद में अपने थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, एसिडिक रेनफॉल, ठीक है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा के बारे में अपनों ने पहले भी पढ़ सका है, पहले भी पढ़ लिया अपनों ने, किसके अंदर, प्रॉब्लमेटिक सोइल जो पढ़ी थी उसके अंदर एसिडिक सोइल पढ़ा था अपनों ने, सेलाइन एल्कलाइन सोइल पढ़ा था ना प्रॉब्लमेटिक सोइल के अंदर। तो उनके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था एसिडिक रेनफॉल। अब एसिडिक रेनफॉल कैसी होती है कि एटमॉस्फेयर में SO2 NO2 ये गैसेज होती हैं, जब ये जो है H2O से कंबाइंड होती है, ठीक है, तो क्या बना लेती है ये H2SO4 या HNO3। तो ये एसिड्स की फॉर्मेशन करती है और वहाँ पे क्या बन जाती है, अपनी एसिडिक सोइल बन जाती है। मतलब एसिडिक रेनफॉल से क्या होगी, पीएच वैल्यू डिक्रीज होएगी। समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट मानो, फोर्थ पॉइंट अपने बात करते हैं फर्टिलाइजर की। यदि आपने मैंने हर क्लासेस को आपने अच्छे तरीके से सुना है, समझा है, तो आपको पता होगा कि जैसे मैं नाम लिखा रहा हूँ तो आपके माइंड में अपने आप आ रहा है कि इससे ये हो सकता है। अब फर्टिलाइजर का लिखा है तो आपने यदि मेरी फर्टिलाइजर वाली क्लासेज ली हुई है तो आपको आसानी से 1 मिनट में पता लग जाएगा कि हाँ, नाइट्रेट फर्टिलाइजर से पीएच बढ़ेगी और जो अपने अमोनिकल फर्टिलाइजर उनसे पीएच घटेगी, क्योंकि वहाँ पर अपने ने अच्छे तरीके से इसको समझ रखा है कि जैसे ही
अपने नाइट्रेट फर्टिलाइजर डालेंगे तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, तो उससे पीएच बढ़ेगी। और जो अमोनिकल फर्टिलाइजर होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं, इनसे पीएच घटेगी। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ कि आप क्लासेस को अच्छी तरीके से लिया करें, ठीक है, ताकि आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर से बेटा क्या होगी, पीएच वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, और एमोनिकल से पीएच वैल्यू जो है वो डिक्रीज होएगी। तो ये आपको कंसेप्ट याद रहना चाहिए। ठीक है, नाइट्रेट वाले क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, अमोनिकल वाले एसिडिक नेचर के होते हैं। नाइट्रेट वालों से बेसिक है तो पीएच बढ़ेगी, और अमोनिकल वाले एसिडिक है तो पीएच घटेगी। तो ये हो गया अपने 4 पॉइंट। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं पेरेंट मैटर की। अब ये भी मैंने आपको बताया था किसके अंदर, एसिडिक सोइल जब पढ़ा था। ठीक है, तो अब जैसे मान लो अपने बात करते हैं ग्रेनाइट। ठीक है, अब ग्रेनाइट है, ये मान लो ग्रेनाइट पेरेंट मैटर है, इससे जो सोइल बनेगी वो कैसी बनेगी, तो ग्रेनाइट क्या होता है, एक एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है ना, एसिडिक, तो इससे जो सोइल बनेगी वो भी क्या होगी, एसिडिक सोइल होगी। ठीक है, मतलब पीएच वैल्यू क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। ठीक है, यदि वहीं पे पेरेंट मैटर की बात करूं मैं बेसाल्ट की, ठीक है, तो बेसाल्ट जो है वो क्या है, एक बेसिक जो है पेरेंट मैटर है। ठीक है ना, कैसा है, बेसिक पेरेंट मैटर है, मतलब इससे जो सोइल बनेगी वो एल्कलाइन सोइल बनेगी। ठीक है, मतलब पीएच वैल्यू क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से मैंने एसिडिक सोइल में भी कराया था, एक बार फिर अपनों ने समझ लिया कि ग्रेनाइट जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, मतलब उससे एसिडिक सोइल बनी और पीएच कम होगी। बेसाल्ट वाला यदि अपना पेरेंट मैटर है तो उससे पीएच बढ़ेगी। ठीक है, ये अपने जो है 5 पॉइंट हो गए। और एक आधा देख लेते हैं, कोई रहता है क्या, क्लाइमेट आ गया, ऑर्गेनिक मैटर आ गया, एसिडिक रेनफॉल आ गई, फर्टिलाइजर आ गए, ठीक है, पेरेंट मैटर भी आ गया। अब यदि क्रॉप की बात करूं, ठीक है, तो मैंने आपको उस टाइम बताया था जब एसिडिक सोइल कराई थी कि जो लेग्यूम क्रॉप होती है वो क्या होती है, एसिडिक जो एसिड्स हैं उनकी फॉर्मेशन करती है। मतलब जहां पर लेग्यूम क्रॉप होएगी, ठीक है, वहां पर पीएच जो है वो क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, क्योंकि इनसे इनकी रूट से जो है एसिड की फॉर्मेशन होती है और उससे क्या हो जाती है, पीएच कम हो जाती है। तो ये 6 जो है फैक्टर आपको याद रखने हैं, किसके लिए, पीएच को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करें क्लाइमेट की, तो ह्यूमिड क्लाइमेट है तो उससे पीएच क्या होगी, डिक्रीज, और यदि आपका एरिड या सेमी एरिड है उससे पीएच वैल्यू इंक्रीज होएगी। वहीं पे अपने ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो उससे ऑर्गेनिक एसिड्स बनेंगे, ऑर्गेनिक एसिड बनने के कारण पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। एसिडिक रेनफॉल की बात करें तो एसिड्स वर्ड आ गया, मतलब पीएच वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। फर्टिलाइजर की बात करें तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर है तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी, यदि अमोनिकल फर्टिलाइजर है तो पीएच वैल्यू घटेगी। पेरेंट मैटर की बात करूं, यदि ग्रेनाइट पेरेंट मैटर था तो वहाँ की जो सोइल है उसकी पीएच क्या होगी, डिक्रीज, और जहाँ पर बेसाल्ट था वहाँ पर पीएच वैल्यू जो है इंक्रीज होएगी। तो ये थे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पीएच। ठीक है, नेक्स्ट अपना इसके अंदर पार्ट है, इसीलिए मैंने बोला था कि ये छोटा टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक तो डेफिनेशन याद रखनी होती है, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और अभी जो इसकी इंपॉर्टेंस कराने जा रहा हूँ पीएच की, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से क्या है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। और 12th वालों के लिए चैप्टर बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उनके तो स्पेशल एक सोइल केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर लगता है पीएच। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या आपके एग्जाम के अंदर या तो सीधा पूछ लेंगे कि पीएच को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, या आपसे पूछ लेंगे कि पीएच का महत्व क्या है। ठीक है, कॉम्पिटिशन लेवल वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पीएच की डेफिनेशन पूछ के उसमें बताना होगा, फॉर्मूले पूछ सकते हैं आपको, कोई एक फैक्टर की बात कर लेंगे कि ये फैक्टर इफेक्ट करता है या नहीं, या आपसे पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पीएच, तो आपको बताना होगा कि ये वाला जो फैक्टर है इसको पीएच को इफेक्ट करता है, कौन सा नहीं करता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी जो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच कराने जा रहा हूँ तो वो कंपटीशन हो चाहे थ्योरी एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है पार्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पीएच का। ठीक है ना,
कंपटीशन एग्जाम हो चाहे थ्योरी एग्जाम हो, सभी के अंदर जो है इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के अंदर, तो पहला पॉइंट इसके अंदर लिखो आप, इफेक्ट ऑन माइक्रोबियल एक्टिविटी, कि जो आपके माइक्रोब्स हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है पीएच का, ठीक है ना। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा वो इसको देखते हैं अपने। फर्स्ट पॉइंट क्या डालेंगे, इफेक्ट ऑन माइक्रोबियल एक्टिविटी। अब देखो बेटा, जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके अंदर आपको पहले ये दो पॉइंट याद होने चाहिए। एक तो नंबर सीरीज या नंबर बेसिस लिख लो, ठीक है, और एक वेट बेसिस। मतलब नंबर बेसिस पे और वेट के बेसिस पे जो है माइक्रोब्स हैं उनको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, नंबर बेसिस और वेट बेसिस। अब नंबर बेसिस है उनके अंदर मतलब देखें कि सबसे ज़्यादा यानी पॉपुलेशन किसकी है, तो वो कौन से पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे कौन आता है, तीसरे पे कौन। यदि वेट की बात की जाए मतलब सबसे ज़्यादा वेट किसका होता है, तो उसके हिसाब से जो है क्या इनका सीक्वेंस रहता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो देखो नंबर बेसिस की बात करूं तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है बेटा बैक्टीरिया की, ठीक है। यदि नंबर बेसिस पे बात करूं तो किसकी होती है, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्या होता है, एक यूनिसेलुलर होता है, ठीक है ना। इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। मतलब एक चीज़ मान लो यहाँ पे, पहले इसको पॉइंट को पूरा करते हैं फिर आपको समझाता हूँ। उससे कम किसके होते हैं, उससे कम होते हैं एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज है। इसके बाद में इससे कम होते हैं फंगी के, ठीक है। नंबर बेसिस पे देखें तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है, उससे कम एक्टिनोमाइसिटीज की और उससे कम फंगी की होती है। अब मान लो एक अपने पास यहाँ पे जो है इतने एरिया में बैक्टीरिया है और इतने ही एरिया में क्या है, फंगी है। अब देखिए जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर है, तो यहाँ पे क्या हो गए, सिंगल सेलुलर कितने आगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर आगे, ठीक है। और जो होता है फंगी वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये जैसे मान लो ये इतनी दूर में आया, एक फंगी यहाँ पे आ गया, एक फंगी यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, तो इस टाइप से बेटा देखा तो अपनों ने कि यहाँ पर क्या होगी, अमाउंट ज़्यादा होगी और यहाँ पे अमाउंट कम होगी। मान लो ये किसी चीज़ का 90% बना तो ये 1% बन गया, ठीक है ना, क्योंकि बैक्टीरिया जो है 90% है टोटल माइक्रोबियल पॉपुलेशन का, और जो फंगी होते हैं 1% होते हैं। लेकिन 1% जो है उसके अंदर आपको क्या क्या याद रखना है, वो याद रखना है कि इसका वेट जो है ज़्यादा होएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो यूनिसेलुलर है तो बिल्कुल हल्के होंगे, और ये मल्टी सेलुलर है तो इनका वेट जो होगा ज़्यादा। मतलब वेट बेसिस पे देखें तो फंगी ज़्यादा होंगे, एक्टिनोमाइसिटीज उससे कम, और फंगी यहाँ पे आ जाएगा बैक्टीरिया की सबसे कम होते हैं इनका वेट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये यदि 90% है तो ये 1% भी इनके बराबर है, क्योंकि इनका वेट जो है वो ज़्यादा होता है, उनका वेट कम होता है, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट याद रहना चाहिए। अब देखिए जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उस पर पीएच का क्या इफेक्ट रहता है, तो यदि मैं सबसे पहले बात करूं बैक्टीरिया की, तो जो बैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमम पीएच होती है वो कितनी होती है बेटा, 6 to 8 पीएच होती है। मतलब यदि 6 से 8 के बीच में पीएच है तो वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी होगी, इससे कम और इससे ज़्यादा होने पे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो खराब हो सकती है। इसके बाद में अपनी बात करूं एक्टिनोमाइसिटीज की, तो एक्टिनोमाइसिटीज है बेटा वो जो है न्यूट्रल जो सोइल होती है, ठीक है, वहां पर इसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। एक्टिनोमाइसिटीज की जो एक्टिविटी है वो न्यूट्रल सोइल जो होती है वहां पर इसकी, न्यूट्रल सोइल की जगह आप रख लो पीएच, न्यूट्रल पीएच जो होती है यानी 7 पीएच जो है वहाँ पर जो इसकी एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। और यदि फंगी की बात करूं तो फंगी के लिए 3 to 9 पीएच जो है वो बेस्ट होती है। मतलब यदि आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि एसिडिक जो
पीएच है वहाँ पर सबसे ज़्यादा किस माइक्रोब की ग्रोथ ज़्यादा रहेगी, तो किसकी रहेगी, फंगी की, ठीक है ना, क्योंकि इसकी 3 to 9 पीएच पे ग्रोथ अच्छी हो रही है और इसकी 6 to 8 पीएच पे। तो इस प्रकार से माइक्रोबियल एक्टिविटी को भी इफेक्ट करता है पीएच। मान लो किसी सोइल के अंदर पीएच की वैल्यू क्या है बेटा, 3 to 9 है, यानी मान लो 5 है वहाँ की, या मान लो 3.5 होगी पीएच वैल्यू, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे क्या होएगा, 3.5 पीएच वैल्यू है, तो यहाँ पे कौन सा रहेगा, या फंगी रहेगा या बैक्टीरिया, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी अपने को इसकी दिखाई देगी, फंगी जो है उसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है। यदि वहीं पे मैं बोलूँ कि पीएच जो है 7 है, तो न्यूट्रल पे सबसे ज़्यादा किसकी है, एक्टिनोमाइसीटीज की है। यदि वहीं पर बोलूँ 6.5 है, तो 6.5 पे बैक्टीरिया जो है उसकी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी रहती है। यदि टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ये 90% रहता है टोटल पॉपुलेशन का, ये 1% रहता है और ये 8% होता है, 9, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका डाटा रहता है कि बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा, उससे कम एक्टिनोमाइसीटीज, उनसे कम जो है फंगी होते हैं। पीएच जो है किस प्रकार से इफेक्ट कर रही है, क्योंकि बैक्टीरिया के लिए ऑप्टिमम पीएच 6 to 8, एक्टिनोमाइसीटीज के लिए 9 और फंगी के लिए 3 to 9। नेक्स्ट आता है इसके अंदर पॉइंट, इफेक्ट ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज। इफेक्ट ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज, सॉइल प्रॉपर्टीज है उस पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए ये अपनों ने प्रॉब्लमेटिक सॉइल के अंदर अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि जो एसिडिक सॉइल है वो कौन सी होती है, कितने पीएच पे होती है, ठीक है ना, सेलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल, इनके बारे में अच्छे तरीके से अपनों ने बात की थी, ठीक है। तो अब देखिए सॉइल प्रॉपर्टीज पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा। यदि पीएच 7 है, पीएच अब देखो किस प्रकार से इफेक्ट करिए सॉइल प्रॉपर्टीज को। यदि पीएच जो है वो 7 से क्या है बेटा, कम है, लेस देन 7 पीएच है, तो वहां पर सॉइल कौन सी बनेगी, एसिडिक सॉइल बनेगी। ये चीज आपको पता है कि 7 से कम पीएच है वहां पर एसिडिक सॉइल बनेगी। यदि 7 है पीएच, यानी 7 ही पीएच है, तो वहां पे कौन सी बनेगी, नॉर्मल सॉइल बनेगी। और यदि बेटा पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा है, तो वहाँ पर कौन सी बनेगी बेटा, तो वहाँ पे बनेगी आपकी एल्कलाइन सॉइल। समझ आ गए कि कैसे इफेक्ट कर रही है पीएच सॉइल प्रॉपर्टीज को। पीएच 7 से कम है तो वहाँ पे कौन सी बन रही है, एसिडिक सॉइल बन रही है। 7 है तो नॉर्मल, और 7 से ज़्यादा है तो एल्कलाइन बन रही है। मतलब सोइल की फॉर्मेशन पे भी इफेक्ट कर रहा है पीएच। यदि ये पीएच रहेगी तो ये वाली सोइल जो है बनेगी, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि किस प्रकार से पीएच इफेक्ट कर रही है सोइल प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट इसके अंदर आता है नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑन न्यूट्रिएंट मोबिलिटी। ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट की जो प्राप्यता है उस पर इसकी क्या इफेक्ट पड़ेगी, यानी वो जो मूव करते हैं न्यूट्रिएंट उस पर, ठीक है। तो इसका एक इंडेक्स, ठीक है, पूरे जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं अपने 17 न्यूट्रिएंट, उसकी एक इंडेक्स बना के मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के अंदर एक पोस्ट करूंगा, उसके अंदर आपको इसकी पूरी इंडेक्स मिल जाएगी, ठीक है ना। तो उसकी फ़ोटो में है, आपको कम्युनिटी के अंदर मिल जाएगी आपको, या आप जैसे भी देखोगे यूट्यूब मेरा चैनल खोलोगे एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट, तो उसके अंदर आपको ऊपर दिखाई दीजिएगी पोस्ट, ठीक है। आज शाम तक मैं पोस्ट कर दूंगा, तो उसके अंदर जो है आपको इसका एक पूरा चार्ट मिल जाएगा। कंसेप्ट इसके अंदर क्या याद रखने हैं कि कौन सी पीएच पे कौन सा न्यूट्रिएंट जो है अवेलेबल रहता है। बेसिकली यदि मैं आपको बताऊं, यदि पीएच वैल्यू ज़्यादा है, मतलब पीएच वैल्यू इंक्रीज होएगी, तो क्या होएगा, जो बोरोन और मोलिब्डेनम है, ठीक है ना, पीएच वैल्यू इंक्रीज हुई तो बोरोन और मोलिब्डेनम था, उसकी मोबिलिटी जो है, ठीक है, वो क्या होगी, इंक्रीज होएगी, ठीक है। बोरोन और मोलिब्डेनम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, कब, पीएच जब इंक्रीज होएगी। अब एक यहाँ पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या बनता है कि
कि सबसे ज़्यादा पीएच पर, ध्यान से सुनना, सबसे ज़्यादा पीएच पर कौन सा न्यूट्रिएंट जो है उसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो बोरॉन और मोलिब्डेनम यदि आपको ऑप्शन में दिखाई दे उस पर टिक करना है, ठीक है ना। तो याद रखना, यदि पीएच 13, 14, 12 के करीब है तो वहाँ पे बोरॉन मोलिब्डेनम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेप फॉर्म में होंगे, अवेलेबल फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, यहाँ पर मोबिलिटी की जगह आप अवेबिलिटी लिख लो ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। अब आपको पता लग जाएगा कि सबसे ज़्यादा अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो इनकी अवेबिलिटी थी वो क्या होगी बेटा, ज़्यादा रहेगी, ठीक है। यदि पीएच जो है कम हो रही है, अब देखो पीएच इंक्रीज हुई तो मोलिब्डेनम और बोरॉन जो है उसकी अवेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। लेकिन कम किसकी हुई, जैसे जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया और फेरस हो गया, इनकी जो अवेबिलिटी थी वो बेटा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। पीएच इंक्रीज होने पे बोरॉन और मोलिब्डेनम की तो जो अवेबिलिटी थी वो बढ़ गई, लेकिन जिंक, मैग्नीज, कॉपर, फेरस की अवेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, इसी के अंदर मैंने आपको पॉइंट लिखा दिया ताकि आपको दो याद नहीं रखने पड़े। अब देखो क्या होएगा कंसेप्ट, क्वेश्चन पूछा कि यदि पीएच जो है वो घट रही है, ठीक है ना, डिक्रीज हो रही है, तो कौन से न्यूट्रिएंट की अवेबिलिटी बढ़ेगी। इनमें से चारों में से कोई भी आपको एक ऑप्शन दिखाई दे तो उस पर टिक करना है, ठीक है। तो एक ही पॉइंट के अंदर मैंने लिखा दिया, पीएच वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मोलिब्डेनम, बोरॉन की अवेबिलिटी बढ़ रही है, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, फेरस की अवेबिलिटी कम हो रही है, ठीक है ना। आप यदि 12th वाले भी मेरी क्लास ले रहे हैं, बीएससी वाले, कंपटीशन वाले, तो वो आप इतना तो प्रिपेयर होंगे, ठीक है ना, उतनी आपकी माइंड पावर तो होगी कि इसको अपने यदि क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाए तो अपने बता सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अब इसका उल्टा कर दे कि पीएच वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये वाले क्या हो जाएंगे, कम, और ये इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये जो है कंसेप्ट रहता है न्यूट्रिएंट अवेबिलिटी का। अपने जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं कौन कौन से, एन, पी और के, इनकी जो अवेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है 6.5 से 7.5 पीएच, ठीक है ना। जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं एन, पी, के, इनकी अवेबिलिटी होती है वो 6.5 से 7.5 पीएच पे सबसे ज़्यादा। अब यहाँ से बात आती है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा क्या बनता है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोरॉन और मोलिब्डेनम का ही, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं मोलिब्डेनम के अंदर। बोरॉन तो याद रह जाते हैं लेकिन मोलिब्डेनम की जगह नाम वाले बहुत ज़्यादा हैं, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, तो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो जो मैग्नीज है उसकी तो कम होएगी, मोलिब्डेनम की बढ़ेगी। इनकी पीएच 6.5 से 7.5 पीएच पे इनकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। अब आता है क्रॉप का, कि क्रॉप पे इसका क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन क्रॉप। अब देखिए क्रॉप पे क्या इफेक्ट बन रहा है, तो देखो यदि आपकी व्हीट क्रॉप है, चाहे बार्ले क्रॉप होगी, चाहे मेज होगी, चाहे सोरगम होगी, तो इनकी बेटा एक्टिविटी जो है वो 6.5 से 7 पीएच पे जो है वो सबसे ज़्यादा रहती है। अच्छे तरीके से पॉइंट को नोट कीजिएगा कि व्हीट, बार्ले, मेज और सोरगम जो है उसकी पीएच जो है 6.5 से 7 पीएच पे सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है ना। वहीं जो राइस है उसकी पीएच जो है इस पीएच पे नहीं रहती, मतलब इनकी जो ग्रोथ है वो इस पीएच पे नहीं होती। यदि आपकी सोइल है वहाँ पर पीएच 6.5 से 7 है तो वहाँ पर व्हीट, बार्ले, मेज, सोरगम इनकी ग्रोथ अच्छी होगी, क्रॉप अपनी फसल जो है वो अच्छी पैदावार देगी, अच्छा प्रोडक्शन होएगा। इनसे कम या इससे ज़्यादा होती है तो प्रोडक्शन वहाँ पे बेटा कम हो जाएगा। यदि वही राइस की बात करूँ तो राइस के लिए सूटेबल पीएच कैसी है, तो इसके लिए रहती है 4.5 से 8 पीएच, ठीक है। और वहीं ग्राउंड नट की बात की जाए तो ग्राउंड नट जो है वो उसके लिए रहती है 5.5 से 6.5 पीएच जो है वो सूटेबल रहती है,
ठीक है। यदि किसी सॉइल की पीएच 5.5 से 6.5 के बीच में है तो वहाँ पर आप ग्राउंडनट की फसल जो है उससे पैदावार अच्छी तरीके से ले सकते हैं। या जहाँ पर 4.5 से 8 पीएच है वहाँ पर राइस की जो प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़िया होएगा। जहाँ पर 6.5 से 7 है वहाँ पर व्हीट, बार्ले, मेज, सोरगम इनका जो प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़िया होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं डिजीज पे इसका क्या इफेक्ट है। इफेक्ट ऑन डिजीज, देखिए आपने नाम सुना होगा पोटैटो के अंदर पोटैटो स्केप डिजीज। पोटैटो स्केप डिजीज की बात करते हैं तो पोटैटो स्केप डिजीज जो है वो कहाँ पर होती है। तो इससे पहले आप जानिए कि पोटैटो जो है उसके लिए ऑप्टिमम पीएच जो है वो कौन सी रहती है। तो इसके लिए ऑप्टिमम पीएच रहती है 4.5 से 5, ठीक है ना। जहाँ पर 4.5 से 5 पीएच होती है वहाँ पर पोटैटो जो है वो अच्छी ग्रोथ करता है। यदि मान लो कहीं पे सोइल है एल्केलाइन या सेलाइन सोइल है तो वहाँ पर क्या होगी बेटा, पोटैटो स्केप डिजीज होने के चांस ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसके सूटेबल तो ये थी और एल्कलाइन सोइल दे दी अपनों ने तो वहाँ पर पोटैटो स्केप डिजीज जो है वो हो जाएगी। 1 मिनट रुकिएगा, वीडियो का टाइम थोड़ा सा आउट हो रहा है तो अपने इसको जल्दी से करते हैं, छोटा सा कंसेप्ट रहता है। ठीक है, तो ये जो है पोटैटो स्केप डिजीज है वो कहाँ पे हो रही है, एल्कलाइन सोइल के अंदर हो रही है। यदि वहीं पे बात करूं मैं फिंगर एंड टो डिजीज, फिंगर एंड टो डिजीज की बात करूं तो ये जो है वो कहाँ पर होती है बेटा, एसिडिक सोइल के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। तो ये याद रखना है आपको कि एल्कलाइन सोइल के अंदर कौन सी डिजीज होती है और एसिडिक सोइल के अंदर कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, तो पोटैटो है तो पोटैटो स्केप डिजीज होती है वो एल्कलाइन सोइल के अंदर ज़्यादा होती है। फिंगर एंड टो डिजीज की बात करूँ तो एसिडिक सोइल के अंदर चल जाता है। तो ये था अपना इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, जिसके अंदर अपनों ने एक तो न्यूट्रिएंट के ऊपर इफेक्ट देखा, ठीक है, एक अपनों ने किस पे देखा, जो अपने माइक्रोबियल एक्टिविटी थी उस पर इफेक्ट देखा, सोइल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट देखा, अपनों ने डिजीज पे इफेक्ट देखा, अपनों ने क्रॉप पे इफेक्ट देखा। ये 5 इफेक्ट हैं, ठीक है, इसके यानी इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच है कि किस प्रकार से कौन सी क्रॉप के लिए कौन सी इंपॉर्टेंस पीएच रहती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा। थैंक यू।